दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक एक टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, अर्थात शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अब बात करें भारत के संविधान की अनुसूचियों के बारे में, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। जब भारत का संविधान बनाया गया था, अर्थात 1950 की बात करें, 26 जनवरी 1950 की, तब भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? टोटल 8 अनुसूचियां थी। अर्थात जब भारत का संविधान बनाया गया था तब भारत के संविधान में कुल 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की अन्य अनुसूचियां बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई थी। अर्थात बाकी की 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। जब संविधान बना था तब अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। तो आप ये याद रखेंगे। अब कितनी है? 12। तो एक एक करके सारी अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारी अनुसूचियां पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इस तरह से 12 अनुसूचियां हैं। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ें। सबसे पहले आता है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या क्या लिखा हुआ है तो हम ये देखें। तो हमारे संविधान की पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम लिखे हुए और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है कि भारत के जहाँ कितने राज्य है, जहाँ 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश है। तो पहली सूची में कहाँ क्या लिखा हुआ है? 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है और उनकी सीमाएं, अर्थात कौन सा राज्य किससे कितने क्षेत्रफल का है, कितने किससे लगा हुआ है, कब उसका निर्माण हुआ था। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? पहली अनुसूची। फिर आता है हमारा दूसरा अनुसूची। दूसरी अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में लिखे हुए हैं परिलब्धियां। अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और उनसे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अर्थात जिसको कितने तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह के बाद में कितने भत्ते मिलेंगे, उनके कौन कौन से विशेषाधिकार होंगे, कौन कौन सी उनको सुविधाएं मिलेगी, ये सब हमारे क्या है, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके बारे में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? दूसरी अनुसूची में। और जितनी भी परिलब्धियां और भत्ते हैं ये सब क्या है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अर्थात भारत की संचित निधि पर भारित वेतन का उल्लेख भी भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में ही लिखा गया है। अर्थात संचित निधि से जो भी पैसा निकाला जाएगा और जो जो चीज़ें क्या है संचित निधि पर भारित होगी, तो ये सब चीज़ें भी कहाँ लिखी हुई है? दूसरी अनुसूची में। अर्थात भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का उल्लेख भी कहाँ किया गया है? दूसरी अनुसूची में किया गया है। अब टिप्पणी देखें तो भारत के राज्यों के उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश है, हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। लेकिन राज्यों के जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ये ध्यान रखना, वेतन तो हमारे राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन क्या भारत की संचित निधि से दी जाती है। अब बात करते हैं संचित निधि की। भारत की संचित निधि से क्या क्या किन किन को वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से हमारे राष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इस प्रकार जो होते हैं ना, भारत की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। जबकि राज्यों की जो संचित निधि है उनसे किनको वेतन दिया जाता है? तो राज्यों की संचित निधि की बात करें तो राज्यों की संचित निधि से गवर्नर को, विधानसभा अध्यक्ष को, विधान परिषद के सभापति को, विधान परिषद के उपसभापति को, विधानसभा का जो अध्यक्ष है इसको, विधानसभा का उपाध्यक्ष है इसको, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनको क्या है, राज्यों की संचित निधि से जो तनख्वाह दी जाती है। अब बात करें तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है शपथ। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो पदाधिकारी है उसकी शपथ के बारे में बताया गया है कि वह शपथ कौन सी लेगा। अर्थात कौन सा पदाधिकारी क्या शपथ लेगा, ये शपथ के बारे में कहाँ लिखा गया है? तीसरी अनुसूची में। तो सबसे पहले आता है केंद्र के जो पदाधिकारी है उनकी शपथ के बारे में। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में केंद्र सरकार के निम्नलिखित पदों की शपथ का उल्लेख किया गया है। जैसे संसद है तो संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, ठीक है, और दोनों के जो उम्मीदवार होते हैं तो कौन सी शपथ लेंगे उम्मीदवारी की। फिर सांसद बनने के बाद में कौन सी शपथ लेंगे, फिर मंत्री बनने के बाद कौन सी शपथ लेते हैं, कौन सा मंत्री कौन सी शपथ लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो कौन सी शपथ लेंगे,
भारत का सीएजी किस प्रकार की शपथ लेगा? तो ये उदाहरण है जो केंद्र सरकार की जो शपथ है, केंद्र सरकार से संबंधित। फिर राज्य सरकार की कौन कौन सी शपथें हैं? राज्य सरकार की शपथ की बात करें तो भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में राज्य सरकार की शपथ का उल्लेख है। जैसे हमारे एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, इनके जो उम्मीदवार होते हैं वो कौन कौन सी शपथ लेंगे? एमएलए एमएलसी बनने के बाद कौन कौन सी शपथ लेंगे? एमएलसी तो आप समझते होंगे, एमएलसी अर्थात विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलसी कहते हैं। और एमएलए किसे कहते हैं? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलए कहते हैं। फिर राज्य सरकार के अंदर जो मंत्री बनते हैं वो कौन कौन सी शपथ लेते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो कौन कौन सी शपथ लेंगे? इस तरह हमने राज्य सरकार के जो व्यक्ति है, पदाधिकारी है, उनकी शपथ के बारे में देखा। अब कुछ अनुच्छेद है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 69 के अंदर उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। तो ये अनुच्छेद भी आप याद रखेंगे। कुछ बातें खास है, वो कौन कौन सी खास बातें कि राज्यसभा के उपसभापति और उपसभापति इसके लिए कोई अलग से शपथ नहीं ली जाती है। अर्थात जो उपराष्ट्रपति होता है वही शपथ राज्यसभा के सभापति की होती है। साथ ही साथ उपसभापति की शपथ देखें तो जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है वही शपथ उपसभापति के लिए शपथ होती है। इनके लिए कोई अलग से शपथ नहीं होती। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कोई अलग से शपथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ उसके सदस्य बनने के दौरान ही ली जाती है, वही शपथ वहाँ काम आती है। फिर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कोई अलग से शपथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो एमएलए होते हैं या एमएलसी होते हैं, ठीक है, तो एमएलए या एमएलसी होते हैं तो वह जो सदस्य बनते हैं उस समय ली गई शपथ ही उनकी आगे तक काम आती है, अलग से कोई शपथ नहीं ली जाती है। भारत के सीएजी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने या उनके द्वारा नामित किसी न्यायाधीश के सामने ही शपथ लेते हैं। फिर बात करें चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? चौथी अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है कि कौन से राज्य से कितने राज्यसभा की सीटें चुनी जाएगी। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों की बात है तो केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी राज्यसभा की सीटें चुनी जाएगी। तो इसके आवंटन के बारे में कहाँ लिखा गया है? चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची का आप याद रखेंगे, जो राज्यसभा की सीटें हैं इनके आवंटन के बारे में बताया गया है। फिर आता 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों, ठीक है, इनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जितने प्रावधान 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन है और नियंत्रण है, उनके प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया है? 5वीं अनुसूची में किया है। 6ठी अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको लिखा जाता है AMMT, AMMT, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके जो जनजातीय क्षेत्र है, इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए। अर्थात AMMT अर्थात सीधी बात ये होती है कि इनके अंदर कुछ क्षेत्र हैं, क्या है, इनके अंदर कुछ क्षेत्र है और उन क्षेत्रों में क्या स्वायत्तता दी जाती है। क्या है? स्वायत्तता दी जाती है उनके जो प्रशासकों को, उनको। तो इनसे जो नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है वो 6ठी अनुसूची के अंदर दिए गए। तो आप याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य है। फिर आता है हमारा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच में विषयों के बंटवारे के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अर्थात संघ और राज्यों में क्या विषय बांटे गए और विषयों के माध्यम से क्या शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब बात करें तो विषयों की, तो शुरू में कितने विषय थे और अब कितने विषय? संघ सूची में जब संविधान बना था तब 97 विषय दिए गए थे और अब कितने विषय हो गए? 98 विषय, अर्थात एक विषय ही बढ़ा है। फिर राज्य सूची की बात करें, जब संविधान बना था तब राज्यों के पास 66 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? 59 विषय, अर्थात 7 विषय कम कर दिए गए, 7 विषय कम कर दिए। फिर बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे जब संविधान बना था और इसमें अब 5 विषय और बढ़ा दिए गए हैं, अर्थात टोटल कितने विषय? 52 विषय। तो वर्तमान में कितने विषय हैं हमारे? 98। तो हमारे संघ के, 59 हमारे राज्यों के और 52 कितने हैं? समवर्ती के। तो समवर्ती तो आप समझते हो, जिसपे लोकसभा वो क्या कहते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों समान रूप से कानून बना सकती है। लेकिन यदि किसी भी विषय पर दोनों कानून बनाती है तो संघ का बनाया हुआ कानून ही प्रभावी होगा।
फिर बात करें 42वें संविधान संशोधन 1976 की, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय राज्य सूची से हटाए गए और किस में जोड़ दिए गए, समवर्ती सूची में। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, जो राज्यों के 5 विषय थे उन्हें हटाया गया और किस चीज में जोड़ दिया गया, समवर्ती सूची के अंदर जोड़ दिया गया। और ये 5 कौन कौन से विषय थे जिनको राज्य सूची से हटा दिया गया? जैसे हमारे वन थे, जंगल, वन्य जीव, नापतोल की जो इकाइयां हैं, न्यायिक प्रशासन है, शिक्षा है, तो इन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाया गया और किस में जोड़ दिया गया, समवर्ती सूची के अंदर। अब आता हमारा 8वीं अनुसूची। क्या था 8वीं अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया कि जो जो भाषाएं मान्यता प्राप्त है उनका उल्लेख है। और भारत की मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जब संविधान बना था तो उसमें क्या थी, 14 भाषाएं थी। अर्थात जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ उस समय भारत के संविधान में कुल 14 भाषाओं को मान्यता मिली हुई थी। आज की बात करें तो आज कितनी भाषाएं को मान्यता मिली है, 22 भाषाओं को। आज कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। अब बात करें तो 14 कौन कौन सी भाषाएं थी जब संविधान को संविधान बना था। असम की तो हमारे असमिया, बंगाल की बंगला, गुजराती गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इस तरह 14 भाषाएं थी जिनको मान्यता मिली हुई थी। फिर एक एक करके हम बात करते हैं इनकी भाषाएं कैसे बढ़ी, अर्थात आज 22 भाषाएं कैसे हो गई। तो सबसे पहले आता है 96वें संविधान संशोधन 2011। 96वें संविधान संशोधन 2011 की बात करें तो उड़िया भाषा था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, ओडिशा। क्या कर दिया गया था, ओडिशा। ये तो आप ध्यान रखना। 21वें संविधान संशोधन 1967 की बात करें तो इस संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि 15वीं भाषा बनी। सिंधी भाषा क्या थी, हमारी 15वीं भाषा बनी। तो आप याद रखना। अरे कैसे कब जुड़ी, हमारे 1967 में। 21वें संविधान संशोधन 1967 में जो सिंधी भाषा था उसको 15वीं भाषा बनाई गई। तो 14 से अब कितनी होगी, 15 भाषाएं हो गई। फिर आता हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 और इसके तहत क्या 3 भाषाओं को जोड़ा गया और वो कौन कौन सी थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो अब टोटल कितनी भाषा हो गई, अब 18 भाषा हो गई। कितनी हो गई, अब 18 हो गई। तो 71वें संविधान संशोधन की बात करें 1992 की तो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई और वो कौन कौन सी थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर अगली बात करें 91वें संविधान संशोधन 2003। इसके तहत क्या 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। तो 18 4 कितनी हो गई, अब 22 भाषा हो चुकी है। 4 भाषाएं जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 22। और 4 कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरह टोटल कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। अब कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंदर हो गई। कौन कौन सी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। तो इस तरह 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हो गई। अब आती है 9वीं अनुसूची की बात। 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। जब 1951 में। अब भारतीय संविधान की बात करें 9वीं अनुसूची की तो भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसमें अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा से संरक्षण मिला हुआ है। अर्थात इसके अंदर जो जो अधिनियम डाले गए हैं उनको क्या न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात न्यायिक समीक्षा से छूट मिली हुई कि इनका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। यदि किसी अधिनियम को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। पहले यही बात होती थी। भारत में कहते हैं जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको समाप्त करना और भूमि सुधारों को लागू करने के लिए 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। तो आप इसको थोड़ी सी बात समझ सकते हैं कि जब भारत को आज़ादी मिली उस समय भी साहूकार थे, जमींदार थे और उनके पास लाखों बीघा, कितने लाखों बीघा ज़मीन भी थी। लेकिन हमें ये पता है कि पहले एक मूल अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार। आज तो ये एक कानूनी अधिकार है, संवैधानिक तो है लेकिन कानूनी अधिकार है, न कि ये मूल अधिकार। पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था। जब जमींदार साहूकारों के पास लाखों बीघा ज़मीन हुआ करती थी तो सरकार ने सोचा कि ये लाखों बीघा ज़मीन उनसे ले ली जाए और जो गरीब है, किसान है,
उनको भी बांट दी जाए। तो जब भी उनसे ज़मीन ली जाती थी तो संपत्ति अधिकार के तहत क्या करते थे, भारत सरकार पे केस कर देते थे, राज्य सरकार पे केस कर देते थे। तो इस तरह जो भूमि सुधार होते थे उनको लागू करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर भारत सरकार ने क्या किया, ये हमारी जो नवी अनुसूची जोड़ी गई और इसके अंदर जितने भी भूमि सुधार के कानून थे उनको जोड़ दिया गया, ताकि इससे संबंधित यदि कोई सुधार किया जाता है तो आप उनको लेके केस नहीं कर सकते भारत सरकार या राज्य सरकार के। तो इसलिए हमारी नवी अनुसूची सबके सामने आती है। तो जो हमारी भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था थी इसको समाप्त करने के लिए नवी अनुसूची का प्रावधान किया गया। अब शुरू की बात करते हैं तो शुरू में नवी अनुसूची में 13 अधिनियम थे, लेकिन धीरे 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 करते हुए नवी अनुसूची में कितने अधिनियम डाल दिए गए, 282। कितने अधिनियम डाल दिए गए, 282 डाल दिए गए। अब एक केस है 2007 का, 2007 का केस है कौन सा, IR कोहलो बनाम तमिलनाडु हुआ 2007 का। इसमें भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम नवी अनुसूची में डाले गए उन सब अधिनियमों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, उससे पहले वालों को माफ कर दिया जाता है। 24 अप्रैल 1973 की बात करें तो इस दिन केशवानंद भारती केस का रिजल्ट आया था, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा को संविधान का बुनियादी ढांचा मान लिया गया था। और भारत में बुनियादी ढांचे की अवधारणा किसके बाद आई थी, केशवानंद भारती केस के बाद आई थी। तो इसके बाद हम नवी अनुसूची के बाद 10वीं अनुसूची देखें। 10वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में लिखा हुआ दल बदल विरोधी कानून के बारे में। दल बदल विरोधी कानून के बारे में 10वीं अनुसूची में लिखा गया है। और 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985 का, उसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया है क्या, 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंधी प्रावधान है। अर्थात जो हमारी संसद है और विधानसभा है उनके सदस्यों की निर्भरता, अर्थात उनको किस आधार पर हटाया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ा आधार कौन सा होना चाहिए, दल बदल। अर्थात यदि कोई सदस्य अपना दल छोड़ के दूसरे दल में जाता है, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि पैसे लेकर एक पार्टी छोड़ के सदस्य दूसरी पार्टी में चल जाता था, तो इससे हमेशा अस्थिरता बनी रहती थी पार्टियों की। तो उसे रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया, कब, 1985। तो ये हमारे 10वीं अनुसूची थी। फिर आता है 91वें संविधान संशोधन 2003। 91वें संविधान संशोधन 2003 में 10वीं अनुसूची में थोड़ा सा और परिवर्तन किया गया। और वो परिवर्तन क्या क्या थे कि यदि कोई सदस्य चुनाव के बाद अपना दल बदल लेता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति ने जैसे कांग्रेस से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वह बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो चुनाव लड़ने से पहले तो उसकी पार्टी कोई और थी, चुनाव जीतने के बाद यदि वो दल बदलता है तो उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फिर बात करें किसी भी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दल बदलते हैं, अर्थात कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे सदस्य, जैसे 60 सदस्य जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से और 60 सदस्य जीतते हैं, और उसमें से 40 सदस्य कहते हैं कि नहीं अब हम तो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाना चाहते हैं, तो 2/3 कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ जाएंगे तो वो जा सकते हैं, इससे कम सदस्य नहीं जा सकते। सीधी बात है अगली, कोई भी व्यक्ति निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ता है और निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने के बाद वो बाद में किसी पार्टी में जुड़ जाता है जीतने के बाद, तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जैसे पहले लोकसभा के तो 2 सदस्य मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन 2019 से उसको भी समाप्त कर दिया गया। और जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये ऐसे मनोनीत सदस्य 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं, 6 महीने के बाद में नहीं। फिर प्रत्येक पार्टी का एक व्हीप होता है जो ये तय करता है कि किस सदस्य के द्वारा किसको वोट दिया जाता है, अर्थात पार्टी के अंदर जो नियम और कानून बनाने का या फिर व्यवस्था बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, व्हीप के द्वारा। और व्हीप के द्वारा दिए गए आदेश का यदि कोई भी सदस्य उल्लंघन करता है और फिर राजनीतिक दल उससे पूछता है कि भाई क्यों किया तुमने, राजनीतिक दल उसे 15 दिन में क्षमा नहीं करता, तो उस सदन की उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, उस सदन के अंदर उसकी सदस्यता क्या खत्म हो जाएगी। और सदस्यता का निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति और विधानसभा का अध्यक्ष, ये तय करेंगे कि उसकी सदस्यता रहेगी या चली जाएगी। फिर आता हमारा 11वीं अनुसूची। कौन सी 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन है 1992 का,
उसके द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। और भारत में 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया था। और 11वीं अनुसूची में क्या पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व का उल्लेख है, या पंचायतों की जो शक्तियां और उत्तरदायित्व है इनका उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या 29 विषय पंचायत को दिए गए, क्या दिए गए 29 विषय पंचायत को दिए गए। और पंचायतों को वर्तमान में कितने दिए गए, 22 विषय तो दे दिए गए हैं, बाकी जो 7 विषय अभी तक राज्य सरकार ने दे नहीं दिए। फिर लास्ट आता है हमारा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी और ये 1993 में लागू हुआ। तो 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों को दी गई शक्ति और उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय नगरीय निकायों को दिए गए। तो इस तरह आज हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा, 12 के 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। उनके अंदर यदि कोई परिवर्तन किया गया समय के अनुसार तो किन संविधान संशोधनों के अंतर्गत ये परिवर्तन किए गए, तो इनके बारे में जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। हमारा उद्देश्य कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देना है ताकि आप रिवीजन आसानी से कर सकें। धन्यवाद।